हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनिल चौधरी और स्वागत है आप सभी का नर्वस सिस्टम की इस दुनिया के अंदर। आज जो अपन बात करने वाले अपना टॉपिक जो रहने वाला है वो रहने वाला है नर्व सेल। ध्यान दीजिएगा। सभी को पता है कि जो कंप्लीट नर्वस सिस्टम होता है वो कंप्लीटली किससे मिलके बनता है? नर्व सेल से मिलके बना हुआ होता है। और कंप्लीट नर्वस सिस्टम मतलब क्या होता है? नर्व सेल्स का नेटवर्क होता है। तो अपनी बात करें नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व सेल को लेके, तो नर्व सेल दो टाइप की होती है। इसके अंदर एक होती है न्यूरॉन और सेकंड वन जो होती है वो कौन सी होती है? गिलियल सेल। फर्स्ट होती है वो कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है। और सेकंड वन कौन सी होती है? गिलियल सेल। और गिलियल सेल को ही दूसरा नाम क्या होता है? न्यूरोगिलियल सेल। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है कि नर्व सेल जो कंप्लीट नर्व सेल का नेटवर्क होता है उससे मिलकर नर्व सिस्टम बनता है। और नर्व सेल दो होती है, एक न्यूरॉन होती है और सेकंड वन कौन सी होती है? न्यूरोगिलियल सेल होती है। मेन अगर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल की बात है तो वो तो कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है। क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम ये कौन सी होती है? ये आपकी न्यूरॉन होती है। और एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम्स यहाँ से क्वेश्चन आया है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम वो कौन सी होती है? वो न्यूरॉन होती है। और वैसे अपन बात करें गिलियल सेल और न्यूरोगिलियल सेल के बारे में, तो ये क्या होती है? सपोर्टिंग सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम। क्या होती है? सपोर्टिंग सेल। सपोर्टिंग सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम गिलियल सेल होती है। वो कैसी सेल होती है? सपोर्टिंग सेल होती है। इन दोनों के अंदर बात करें न्यूरॉन के अंदर और गिलियल सेल के बारे में, तो इनके अंदर एक मेन डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है? एक सेंट्रोसोम का होता है। और सेंट्रोसोम सभी ने सुना होगा, जो सेल होती है उस सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं और उसके अंदर एक सेंट्रोसोम नाम का ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है। और जो सेंट्रोसोम जो ऑर्गेनल होता है वो क्या करवाता है? सेल डिवीजन करवाने के लिए क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे आपने सुना होगा कैंसर सेल के अंदर ट्यूमर होता है, उसके अंदर हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया होता है। वो क्या होता है? सेल डिवीजन होने की वजह से क्या होता है? ट्यूमर बनता है, कैंसर हो बनता है। तो वैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेंट्रोसोम जो वर्ड होता तो इसे यहाँ पे ध्यान देना, जो न्यूरॉन सेल होती है यहाँ पे क्या होता है? सेंट्रोसोम आर एब्सेंट। सेंट्रोसोम आर एब्सेंट। और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो क्या होता है? सेंट्रोसोम आर प्रेजेंट। जो गिलियल सेल होती है उसके अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, बल्कि आपकी जो न्यूरॉन सेल होती है उसके अंदर सेंट्रोसोम क्या होता है? एब्सेंट होता है। मतलब यहाँ पर सेल डिवीजन नहीं होगा और गिलियल सेल के अंदर सेल डिवीजन पॉसिबल है। मतलब बात करते हैं कभी भी अगर अपने ब्रेन के अंदर कैंसर कोज होगा तो कौन सी सेल के अंदर होगा? इस गिलियल सेल के अंदर होगा, कभी भी न्यूरॉन सेल के अंदर नहीं होगा। न्यूरॉन सेल के अंदर क्यों नहीं होगा? यहाँ पे सेंट्रोसोम क्या होता है? एब्सेंट। ये दो नर्व सेल है, न्यूरॉन और न्यूरोगिलियल। वन बाय वन इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कौन सी सेल के बारे में? न्यूरॉन के बारे में। तो कंप्लीट डिटेल से अपन इस न्यूरॉन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। आज तक एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आ चुका है, कहां से आने की संभावना है, कंप्लीट डिटेल स्टडी है ये न्यूरॉन के बारे में अपन यहाँ पर करने वाले हैं। तो वन बाय ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात कि न्यूरॉन क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। पहले पॉइंट ये आपको याद रखना है कि न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन क्या होती है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसकी? नर्वस सिस्टम की। सेकेंड थिंग बात करते हैं ट्रांसफर द इंपल्सेस। न्यूरॉन होती है ये क्या करती है? इंपल्स को ट्रांसफर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इट ट्रांसफर द इंपल्सेस या इंपल्सेस अपन और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? इंफॉर्मेशन। जो न्यूरॉन होता है वो क्या करता है? इंपल्स को और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। दैट क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें वो क्या करने वाले हैं? जो न्यूरॉन होती है इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द मेल ह्यूमन बॉडी। जो अपनी न्यूरॉन होती है ये मेल ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट सेल है वो होती है। तो लिख सकते हैं इट इज लार्जेस्ट सेल ऑफ, इट इज लार्जेस्ट सेल ऑफ मेल ह्यूमन बॉडी। मेल ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट सेल होती है वो कौन सी होती है? वो होती है भैया न्यूरॉन। कौन सी होती है? न्यूरॉन। इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द मेल ह्यूमन बॉडी। और एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम से क्वेश्चन आ चुका है कि लार्जेस्ट सेल ऑफ द मेल ह्यूमन बॉडी वो कौन सी होती है? वो होती है न्यूरॉन। अब यहाँ पे लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी की बात आई गई है तो अपन बात कर लेते हैं कि फीमेल के अंदर सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है। तो बात करें यहाँ पर अपन फीमेल को लेके, तो फीमेल के अंदर कौन सी होती है? ओवम होती है। ध्यान दीजिएगा, मेल के अंदर सबसे लार्जेस्ट सेल न्यूरॉन होती है
और फीमेल के अंदर सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? ओम होती है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ना आपको मेल दे और ना आपको फीमेल दे, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? आपको ओवम है, वो आपका राइट आंसर जाएगा। अगर मेल दे न्यूरॉन करना है, फीमेल दे तो आपको ओम करना है, बट ना मेल दे और ना फीमेल दे और लार्जेस्ट सेल के बारे में पूछे तो क्या जाएगा? ओम आपका राइट आंसर है, वहां पर जाएगा। नेक्स्ट बात ध्यान दीजिएगा, जो ओम होता है ये क्या होता है? फीमेल गैमेट्स होते हैं। क्या होते हैं? फीमेल गैमेट्स होते हैं। और गैमेट्स कहां से रिलीज होता है? वो गोनेड से रिलीज होता है। और यहाँ पे अपन बात करें तो ओवेरी होती है, वो क्या होती है? फीमेल गोनेड्स होती है। मतलब बोल सकते हैं ओवरऑल कि ओवेरी से क्या रिलीज होता है? ओवम रिलीज। अब यहाँ पे लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी अपन ने बात कर ही ली है, तो साथ के साथ यहाँ पे स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी की भी अपन बात कर लेते। ध्यान दीजिएगा, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मेल होता है तो मेल के अंदर क्या होती है? स्पर्म होता है। स्पर्म होता है, वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। मेल ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? स्पर्म। और वहीं पे अगर अपन फीमेल की अपन बात करें तो फीमेल के अंदर क्या होता है? प्लेटलेट। क्या होती है? प्लेटलेट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्पर्म क्या होता है? मेल गैमेट्स होता है। क्या होता है? मेल गैमेट। कहां से रिलीज होता है? गोनेट से रिलीज होता है। और यहाँ पे ध्यान देना, टेस्टिस इज ए मेल गोनेट्स, ओवरी फीमेल गोनेट्स और टेस्टिस इज द मेल गोनेट्स। बोल सकते हैं कि टेस्टिस से क्या रिलीज होगा? आपका स्पर्म है वहां पर रिलीज है, वो होता है। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने बताया कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल फीमेल के अंदर कौन सी होती है? प्लेटलेट होती है। और प्लेटलेट क्या होती है? एक ब्लड सेल होती है। प्लेटलेट क्या होती है? ब्लड सेल। सभी को पता है कि ब्लड सेल तीन होती है, रेड ब्लड सेल आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी एंड द प्लेट। तीनों क्या होती है? ब्लड सेल होती है। जिसके अंदर प्लेटलेट्स की अपन बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर फीमेल के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। बट अगर एग्जामिनर आपसे पूछे स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ना मेल दे और ना फीमेल दे, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी और ओम इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन। दैट क्लियर? तो यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि सर आप सेल के बारे में बात कर रहे हो, तो अपनी बॉडी और ओवरऑल में बात करें तो सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे प्रचुर मात्रा के अंदर अपनी बॉडी के अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट होती है? सभी को पता होगा कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगर ह्यूमन बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिटी की बात करें, क्या होती है? सेल होती है। सभी को पता है कि सेल और सेल में टिश्यू का निर्माण करते हैं और टिश्यू मिलकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं, ऑर्गन और ऑर्गन मिलकर सिस्टम का निर्माण करते हैं और सिस्टम मिलकर एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी का करते हैं, निर्माण करते हैं। तो सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनलिटी होती है। तो अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर बात करें कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, तो वो कौन सी होती है? आरबीसी। तो यहाँ पे लिख सकते हो स्टार मार्क करके, मोस्ट अबंडेंट सेल इन ह्यूमन बॉडी, मोस्ट अबंडेंट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर अबंडेंट का मतलब प्रचुर मात्रा के अंदर जो सेल प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है? रेड ब्लड सेल काउंट, आरबीसी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। इज दैट क्लियर? तो यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। न्यूरॉन के बारे में मैंने स्टडी कर रहे थे, न्यूरॉन मेल ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट सेल है, वो होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो न्यूरॉन होता है, इस न्यूरॉन के अंदर क्या होता है? सेंट्रोसोम एब्सेंट। लिख सकते हैं सेंट्रोसोम आर एब्सेंट इन न्यूरॉन, सेंट्रोसोम आर एब्सेंट इन न्यूरॉन। सो सो सेल डिवीजन कैन नॉट अकर, सेल डिवीजन कैन नॉट अकर। मैंने यहाँ पे बताया कि जो सेंट्रोसोम होता है वो सेल डिवीजन करवाने के लिए क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है। और सेंट्रोसोम क्या होता है? न्यूरॉन के अंदर एब्सेंट होता है, इसीलिए कभी भी सेल डिवीजन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। मतलब बोल सकते हैं कि अगर एक बार अगर आपका न्यूरॉन डैमेज हो गया तो उसके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं होती। तो स्टार मार्क अगर लिख ले तो द न्यूरॉन डू नॉट हैव the power of रीजनरेशन की पावर न्यूरॉन के अंदर नहीं होती, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम एब्सेंस होने की वजह से न्यूरॉन सेल के अंदर रीजनरेशन की पावर नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रोसोम में क्या करवाता है? सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। दैट क्लियर? आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूरॉन के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा, न्यूरॉन के बारे में बात करें तो ह्यूमन बॉडी की
सबसे सेंसिटिव सेल जो होती है वो कौन सी होती है? लिख सकते हैं, न्यूरॉन इज मोस्ट सेंसिटिव सेल, न्यूरॉन इज मोस्ट सेंसिटिव सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, मोस्ट सेंसिटिव सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ध्यान देना। ह्यूमन बॉडी की सबसे सेंसिटिव सेल जो होती है वो कौन सी होती है आपकी? वो होती है न्यूरॉन। इससे सेंसिटिव सेल कोई भी नहीं होती। सबसे ज्यादा सेंसिटिव सेल की अगर बात की जाए तो वो कौन सी होती है? वो न्यूरॉन भी होती है। क्लियर? और ये एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम से क्वेश्चन आ चुका है, द सेंसिटिव सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे सेंसिटिव सेल जो होती है वो कौन सी होती है? नेक्स्ट बात ये आती है कि इस सेल को सेंसिटिव बनाने का काम कौन करता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसको सेंसिटिव बनाता कौन है? ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन और ग्लूकोज क्या करते हैं? इस आपके न्यूरॉन सेल को सेंसिटिव बनाने के लिए क्या होते हैं? रेस्पॉन्स होते हैं। अरे आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए? कुछ खाने को खाना मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, इससे आदमी अपनी दिनचर्या निकाल सकता है। बट अगर बात करें ऑक्सीजन ना मिले, खाना ना मिले, तो पर्सन जी सकता क्या? नहीं जी सकता। ध्यान दीजिए, अगर कुछ समय के लिए पर्सन को खाना ना मिले, भोजन ना मिले कुछ दिन तक, तो आदमी जिंदा रह सकता है। बट ऐसा न्यूरॉन सेल के अंदर नहीं है। न्यूरॉन सेल क्या होती है? सबसे सेंसिटिव सेल होती है। इसलिए सेंसिटिव बनाता कौन इसको? ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ध्यान देना, इफ इफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज आर एब्सेंट फॉर 5 मिनट। ध्यान दीजिएगा, इफ oxygen and glucose are absent for 5 minutes, irreversible changes start, irreversible changes start। ध्यान देना, अगर न्यूरॉन सेल को 5 मिनट तक अगर ऑक्सीजन और ग्लूकोज ना मिले तो उसके अंदर इरिवर्सिबल चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं? डेथ ऑफ न्यूरॉन। क्या होती है? डेथ ऑफ न्यूरॉन। और ध्यान देना, ऑक्सीजन और ग्लूकोज ना मिलने के कारण अगर न्यूरॉन की डेथ होती है, इस डेथ को बोला जाता है बायोलॉजिकल डेथ। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल डेथ। इज दैट क्लियर? ध्यान देना, वापस से आपको रिपीट कर रहा हूं, न्यूरॉन सबसे सेंसिटिव सेल होती है, उसको सेंसिटिव बनाने का काम किसका होता है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज का होता है। अगर आपके न्यूरॉन सेल को 5 मिनट तक अगर ऑक्सीजन और ग्लूकोज ना मिले तो उसके अंदर इरिवर्सिबल चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। और इरिवर्सिबल चेंजेस क्या आते हैं? न्यूरॉन की डेथ हो जाती है। और ऑक्सीजन और ग्लूकोज ना मिलने के कारण अगर न्यूरॉन की डेथ होती है, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल डेथ। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? यहां तक डाउट नहीं रहना चाहिए। और नेक्स्ट बात करते हैं इसी घड़ी के अंदर आगे। माइटोकॉन्ड्रिया का आपने नाम सुना होगा। तो सेल होते हैं, उसमें सेल ऑर्गेनल होते हैं और वहां पे एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या कराता है? सेल के इनर साइड के अंदर रेस्पिरेशन के लिए जिम्मेदार बोल सकते हैं, इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन कराने के लिए जिम्मेदार होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है, इंजन ऑफ द सेल के नाम से भी माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। और एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम से क्वेश्चन आया है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलते हैं? वो बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? मैक्सिमम एटीपी का सिंथेसिस। जब भी अपन सेल के बारे में बात करेंगे तब आपको कंप्लीटली माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया जाएगा। अभी बेसिकली बता देता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया मैक्सिमम एटीपी का सिंथेसिस करता है और इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? जिम्मेदार होता है। तो ध्यान दीजिएगा, न्यूरॉन सेल को काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, सबसे ज्यादा काम करती है। इसीलिए क्या होते हैं? द न्यूरॉन हैव एक्सेसिव नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एक्सेसिव नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रेजेंट होते हैं, वो किसके पास प्रेजेंट होते हैं? आपके न्यूरॉन सेल के पास क्या होते हैं? प्रेजेंट। कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करवाता है? रेस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन, रेस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन। इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया जिम्मेदार होता है। और न्यूरॉन सेल के पास क्या होता है? सबसे ज्यादा नंबर के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और यहां पे एक स्टडी के अंदर आगे लिख सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर है? आगे जब भी अपन सेल के बारे में देखेंगे वहां पे अपन डिटेल स्टडी करेंगे, पर यहाँ पे लिख सकते हो साथ के साथ कोई चीज कोरिलेट अगर हो रही है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम से बेसिक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से किसे जाना जाता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है वो नहीं रहा होगा। क्लियर है? तो न्यूरॉन के बारे में बेसिक बेसिक चीजें थी। इसी साथ नेक्स्ट अपन बात करने जा रहे हैं, वो अपन बात करेंगे क्या? वर्क ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का काम क्या है? लिख सकता हूं यहाँ पे वर्क ऑफ न्यूरॉन।
वर्क ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के अगर काम की अगर बात करें तो बेसिकली दो टाइप का काम करता है आपका न्यूरॉन। एक काम करता है वो करता है फील करना, और सेकंड काम करता है वो क्या करवाता है, मूवमेंट। ध्यान देना, एक करवाता है फील, मतलब बोल सकते हैं सेंसेशन के लिए जिम्मेदार है। क्या जिम्मेदार है, सेंसेशन के लिए जिम्मेदार है। और सेकंड अगर मूवमेंट कर रहा है, लिख सकता हूं मैं किसके लिए जिम्मेदार है, एक्शन के लिए क्या होता है आपका न्यूरॉन जिम्मेदार होता है। और यहाँ पे अगर न्यूरॉन की अपन बात करें जो फील और सेंसेशन करवाता है, ये आपका सेंसरी न्यूरॉन करवाता है। कौन सा न्यूरॉन करवाता है, सेंसरी न्यूरॉन करवाता है। और बेसिक नेक्स्ट अपन बात करें कि एक्शन और मूवमेंट करवाता है, वो कैसा न्यूरॉन करवाता है, आपका मोटार न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन, मोटार न्यूरॉन है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। वैसे अगर टाइप से बात नहीं, आगे यूनिपोलर, बाइपोलर, अलग अलग टाइप के न्यूरॉन होते हैं। ये अपन सेल के अंदर जब भी अपन स्टडी करेंगे तब आपको इस यूनिपोलर बाइपोलर के बारे में बताऊंगा। अभी नर्वस सिस्टम के अंदर आपको बेसिक बेसिक हर चीज का आपको ध्यान होना चाहिए। ध्यान, वर्क्स ऑफ न्यूरॉन की बात हो रही है। न्यूरॉन दो टाइप के वर्क्स करता है, एक फील करना मतलब सेंसेशन के लिए जिम्मेदार होता है, सेकंड मूवमेंट करना मतलब एक्शन के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। जैसे मैं टच कर रहा हूं, मुझे फील होना चाहिए, ये मुझे पता लग रहा है। जैसे मैं टच कर रहा हूं, मेरे को पता लग रहा है, मतलब मेरा सेंसरी न्यूरॉन काम कर रहा है। और ध्यान देना, अगर आपको कोई मान लो टच करता है, आपको कोई मारता है, तो आपको क्या करना है, उसको हटाना, आपसे दूर करना है। मतलब आप क्या करो, मूवमेंट करो, वहां पे एक्शन करो, और मतलब क्या कर रहा है आपका मोटार न्यूरॉन पे करता है। तो बेसिकली दो फंक्शन होते हैं, फील करना सेंसेशनल फंक्शन एंड द मूवमेंट करना एक्शनरी फंक्शन। मतलब सेंसरी न्यूरॉन और मोटार न्यूरॉन अलग अलग आपके दोनों फंक्शन है। ये मेनली दो फंक्शन क्या होते हैं आपके न्यूरॉन के। इज दैट क्लियर। अब इसी के कड़ी के अंदर नेक्स्ट बात आती है पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। ये किस तरीके से न्यूरॉन फंक्शन करता है, न्यूरॉन के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर वहां पर प्रेजेंट होती है, और किस तरीके से न्यूरॉन काम करता है। तो ये नेक्स्ट बात करें पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हो पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। यहाँ पे अगर पहले स्ट्रक्चर के माध्यम से देखने वाले हैं पूरा कंप्लीटली, इसको पहले अपन डायग्राम के माध्यम से देखेंगे और देन इसका थ्योरी वाला पोर्शन आपको मैं अच्छे तरीके से समझा दूं। तो चलिए बात करते हैं न्यूरॉन के। अगर अपन पार्ट्स की अपन बात करें, स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें, तो तीन पार्ट्स के अंदर क्या होता है, डिवाइड होता है। थ्री पार्ट्स के अंदर आपका न्यूरॉन डिवाइड होता है। इन थ्री पार्ट्स में कौन कौन सा होता है, एक होता है सेल बॉडी, एक होता है सेल बॉडी। सेकंड अगर मैं बात करूं तो कौन सा होता है, डेंड्राइट्स होता है। कौन सा होता है, डेंड्राइट्स होता है। और थर्ड में अगर बात हो तो कौन सा होता है, एक्सोन होता है। इन तीन पार्ट से मिलकर क्या होता है आपका न्यूरॉन मिलकर बना हुआ के लिए। अब वन बाय वन अपन बात करेंगे कि सेल बॉडी क्या से बनती है, क्या काम करती है, डेंड्राइट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या फंक्शन करते हैं, एक्सोन कहाँ प्रेजेंट होता है और क्या फंक्शन करता है। तो इसके स्ट्रक्चर की बात अपन करें तो डायग्राम से माध्यम से अपन इसको समझने वाले हैं। क्लियर। अब ध्यान देना, बेसिकली स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, 3D डायग्राम में बना नहीं सकता, बट इस आपको समझना इस चीज। सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये मान लीजिए ये क्या है, सेल बॉडी। ये क्या है, सेल बॉडी है न्यूरॉन की। क्लियर है। वैसे इस स्ट्रक्चर अलग तरीके से बनती है, बट एक बार इसको समझने की कोशिश करना। ये क्या है, आपके न्यूरॉन की सेल बॉडी है। उस न्यूरॉन की सेल बॉडी के अंदर मैंने बीच के अंदर क्या लगा दिया, ये मैंने खड़ा कर दिया क्या, न्यूक्लियस। क्लियर है। बेसिकली पहले अपन सेल बॉडी के बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं। सेल बॉडी के अंदर जैसे अपन बात करें, सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनल प्रेजेंट है। जैसे बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, लाइसोसोम प्रेजेंट है, गोल्जी एपिटस प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। वैसे इस न्यूरॉन की सेल बॉडी के अंदर भी अलग अलग ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसकी बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियस भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यहाँ पे बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो भी इस न्यूरॉन की सेल बॉडी के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट अपन बात करें तो सेल के अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है। सेल होती है, उस सेल के अंदर उस फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म बोला जाता है। तो बात करते हैं यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट है, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इसको अपन किसी दूसरे नाम से जानते हैं, उसको क्या बोला जाता है, न्यूरोप्लाज्म बोला जाता है। बात करें न्यूरॉन की सेल बॉडी के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है न्यूरोप्लाज्म। ये अभी स्ट्रक्चर के माध्यम आप देख रहे हैं, थ्योरी में आपको लिखवा दूंगा, अभी समझना। ये न्यूरॉन की सेल बॉडी के बारे में बात करो, ये न्यूरॉन की सेल बॉडी है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होता है। जो मैंने डॉट बनाया, ये मैंने फ्लूइड यहाँ पे बनाया कि न्यूरॉन की बात करें, सेल के अंदर फ्लूइड होता है, उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। और साइटोप्लाज्म जो यहाँ पे प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म है, वो बोला जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं इस सेल बॉडी के बारे में। अगर अपन बात करें तो सेल बॉडी के पास दो एक स्ट्रक्चर होती है, और दो स्ट्रक्चर कौन सी होती है, एक होता है निसल ग्रेन्यूल्स। कौन सी होता है, निसल ग्रेन्यूल्स। और एक होता है न्यूरोफिब्रिल्स। इनको सिर्फ समझने की कोशिश करना।
जब अपन थ्योरी वाला पार्ट देखेंगे तब इस निसल ग्रेन्यूल्स और न्यूरोफिलिल्स दोनों के बारे में आपको बेसिकली अगर सेल के अंदर अपन बात करें तो सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोला जाता है राइबोसोम बोला जाता है। और राइबोसोम क्या करता है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए क्या होता है जिम्मेदार होता है। सभी को पता है कि राइबोसोम क्या करता है प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए जिम्मेदार होता है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। और एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम से क्वेश्चन है द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, तो किसे बोलते हैं राइबोसोम को। राइबोसोम क्या करता है प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। अरे अपनी बॉडी है, काम करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होगी कि नहीं होती, बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन की जिम्मेदार होती है, वर्क करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है अपनी बॉडी की, वैसे न्यूरॉन सेल को काम करने के लिए क्या होती है प्रोटीन की जरूरत होती है। और यहाँ पर सेल बॉडी के पास एक स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोला जाता है निसल ग्रेन्यूल्स बोला जाता है। और इस निसल ग्रेन्यूल्स के पास क्या होता है राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो राइबोसोम क्या करेगा एक तो आपके इस सेल बॉडी को ग्रे कलर देगा, ये आपकी जो सेल बॉडी है इस सेल बॉडी को ग्रे कलर कौन देगा निसल ग्रेन्यूल्स ग्रे कलर देता है इस सेल बॉडी को, तो इसके पास क्या होता है राइबोसोम प्रेजेंट है। और ये क्या काम करता है यहाँ पर निसल ग्रेन्यूल्स क्या काम करता है निसल ग्रेन्यूल्स सेल बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए क्या होता है जिम्मेदार होता है। निसल ग्रेन्यूल्स सेल बॉडी के अंदर क्या करता है प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए जिम्मेदार होता है। निसल ग्रेन्यूल्स के पास क्या होता है राइबोसोम होता है और ये क्या करता है ग्रे कलर प्रोवाइड करता है किसको सेल बॉडी को। ये स्ट्रक्चर में यहां पे बनाया हूं ये क्या है द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। इज दैट क्लियर। सेकंड थिंग बात करते हैं मैंने लिखा यहां पे क्या न्यूरोफिब्रिल्स, और न्यूरोफिब्रिल्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक धागे नुमा संरचना होती है जो क्या करती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोटीन। क्या करवाती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन। बेसिकली अगर अपन बात करें तो सेल के अंदर जैसे अलग अलग ऑर्गेनल होते हैं वहां पे राइबोसोम क्या करता है प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और वहीं पे एक स्ट्रक्चर होती है गोल्जी एपरेटस, और गोल्जी एपरेटस क्या करती है प्रोसेसिंग पैकेजिंग एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोटीन। कौन करता है गोल्जी एपरेटस। क्या कर रही है पहले प्रोसेस कर रही है उसको पैक कर रही है देन ट्रांसपोर्ट कर रही है। तो सेम काम कहां होता है पोस्ट ऑफिस के अंदर होता है। जैसे मान लीजिए आपको ऑफलाइन फॉर्म है वो डिपॉजिट करवाना भेजना आपको, जैसे आप क्या उसका प्रोसेसिंग पहले इसको लिखोगे उसको वहां पे जमा कराओगे, पोस्ट ऑफिस वाले उसको क्या करेंगे उसको रिसीव करेंगे उसको पैक करेंगे और क्या करेंगे उसको भेज देंगे। तो सेम काम सेल के अंदर कौन करता है गोल्जी एपरेटस करता है, इसीलिए गोल्जी एपरेटस को क्या बोला जाता है पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल के जाना होता है। और क्या करता है प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। यहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस कौन कर रहा है निसल ग्रेन्यूल्स, और यहां पे प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है न्यूरोफिब्रिल्स। न्यूरोफिब्रिल्स एक धागे नुमा संरचना होती है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए क्या होती है जिम्मेदार। कहां प्रेजेंट है आपके सेल बॉडी के अंदर ये ऑर्गेनल प्रेजेंट है। वैसे अगर सेल बॉडी के अंदर ऑर्गेनल प्रेजेंट है तो ध्यान देना सेल बॉडी के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होता है, सेल बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, सेल बॉडी के अंदर क्या होता है न्यूक्लियस भी क्या होता है प्रेजेंट होता है, सेल बॉडी में नेशनल ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होता है, सेल बॉडी के अंदर न्यूरोफिब्रिल्स क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। और ध्यान देना सेल बॉडी के अंदर जो साइटोप्लाज्म फ्लूइड प्रेजेंट है उसको अपन क्या बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म होता है, वो भी क्या है सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो अलग अलग ऑर्गेनल सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और अलग अलग अपना फंक्शन करते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम क्वेश्चन ये पूछे कि सेल बॉडी का कलर कैसा होता है तो कैसा होता है सर ग्रे कलर होता है। किसका न्यूरॉन की सेल बॉडी का। कौन करवाता है ग्रे कलर कौन देता है निसल ग्रेन्यूल्स ग्रे कलर प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है जिम्मेदार होता है। इज दैट क्लियर। इसमें कोई डाउट आपको नहीं। इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं इन सारे ऑर्गन को वापस से आपको थ्योरी को मैं अच्छी तरीके से लास्ट के अंदर लिखवा दूंगा, इस चीज को पहले समझना। सेकंड बात करते हैं यहाँ पे डेंड्राइट्स को लेकर। यहाँ पे ध्यान देना जो सेल बॉडी के ऊपर ये जो ब्रांच पार्ट मैं बना रहा हूँ इस ब्रांच पार्ट को क्या बोला जाता है इस ब्रांच पार्ट को बोला जाता है डेंड्राइट्स। क्या बोला जाता है इस ब्रांच पार्ट को डेंड्राइट्स। ये मैंने ब्रांच पार्ट बना दिया है इसके ऊपर सेल बॉडी की स्ट्रक्चर के ऊपर। क्लियर है। ये मैंने ब्रांच पार्ट यहाँ पे मैंने बनाया है और ब्रांच पार्ट को क्या बोला जाता है डेंड्राइट। लिख सकता हूं यहाँ पे इट इज द ब्रांच पार्ट और कॉल्ड डेंड्राइट। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि न्यूरॉन के अंदर जो ब्रांच पार्ट होता है उस ब्रांच पार्ट को क्या बोला जाता है उस ब्रांच पार्ट को बोला जाता है डेंड्राइट। क्लियर है। ये जो डेंड्राइट्स वाली स्ट्रक्चर होती है ये ब्रांच पार्ट होती है और न्यूरॉन की सेल बॉडी के पास प्रेजेंट होती है। और ध्यान देना एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछा जा चुका है द ब्रांच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। और ये क्वेश्चन बनता है डेंड्राइट्स आर ए ब्रांच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। दैट के लिए सर ये क्या काम करता है तो आपका जो ये डेंड्राइट्स होता है इसके पास भी ये दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। दोनों कौन कौन से
एक तो आपके निसल ग्रेन्यूल्स और सेकंड कौन सी आपके न्यूरोफिब्रिल्स। ये दोनों स्ट्रक्चर जो है, ये दोनों स्ट्रक्चर किसके पास प्रेजेंट, आपके डेंड्राइट्स के पास भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। मतलब आपके डेंड्राइट्स का कलर भी कैसा होगा, ग्रे होगा। डेंड्राइट्स के अंदर भी प्रोटीन का सिंथेसिस होगा और डेंड्राइट्स के अंदर से भी क्या होता है, प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये सेम चीज किसके अंदर प्रेजेंट, आपके डेंड्राइट्स वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। एक क्या क्वेश्चन क्या बना, द ब्रांच पार्ट होता है वो कौन सा होता है, डेंड्राइट्स। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका जो डेंड्राइट होता है इसके पास एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उस एंजाइम को बोला जाता है कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। क्या बोला जाता है, कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। और ये कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम क्या करता है, ये मैं आपको आगे बता, मैंने अभी यहाँ पे लिख लेना। ये क्या करता है, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जिसको क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको मेटाबॉलिज्म करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम जिम्मेदार होता है, जो किसके पास प्रेजेंट होता है, इस डेंड्राइट्स वाले पार्ट के पास कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर को मेटाबॉलिज्म करने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। आगे कंप्लीट प्रोसेस आपको बताऊं किस तरीके से एक न्यूरॉन है वो। चलिए अभी इनके स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग देख लीजिए। डेंड्राइट्स के बारे में बात की, अपने सेल बॉडी के बारे में बात की, और नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट पार्ट है किसका, न्यूरॉन का, वो कौन सा होता है, आपका एक्सोन। अब ध्यान देना, मैंने यहाँ पे बताया कि सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोला जाता है कि सर, उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपकी सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उसको क्या बोल रहे हैं सर, उसको बोल रहे हैं न्यूरोप्लाज्म। तो वैसा ही फ्लूइड कहां प्रेजेंट होता है, आपके इस एक्सोन वाले पार्ट के अंदर भी क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इट इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म। ध्यान देना, ये फ्लूइड है कहां प्रेजेंट है, आपके एक्सोन वाले पार्ट के अंदर ही प्रेजेंट है। तो इसको क्या बोला जाता है, इस फ्लूइड को क्या बोला जाता है, इस फ्लूइड को बोला जाता है एक्सोप्लाज्म। क्लियर, साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सोन इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म फ्लूइड है जो सेल के अंदर प्रेजेंट है। न्यूरॉन भी एक सेल, सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, उसको क्या बोला, न्यूरोप्लाज्म। और जो साइटोप्लाज्म एक्सोन के अंदर प्रेजेंट है उसको क्या बोला, एक्सोप्लाज्म। ये एक्सोप्लाज्म फ्लूइड एक लेयर के द्वारा क्या होता है, कवर होता है, और लेयर को बोला जाता है एक्सोलीमा लेयर। इस लेयर को क्या बोला जाता है, एक्सोलीमा लेयर। हर एक पार्ट का मैं यहाँ पे नामकरण कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एक्सोलीमा। एक्सोलीमा एक लेयर होती है जो क्या करती है, इस एक्सोप्लाज्म फ्लूइड को कवर करने के लिए क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। एक्सोन वाला हिस्सा सेल बॉडी के साथ क्या हो रहा है, आपस के अंदर कनेक्ट हो रहा है, आपस के अंदर क्या हो रहा है, लॉक हो रहा है। एक्सोन ये वाला पार्ट है, इस कंप्लीट पार्ट को मैंने क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, ये क्या होता है, एक्सोन होता है। ये वाला पार्ट कौन सा है, एक्सोन। और एक्सोन किसके साथ लॉक हो रहा है, सेल बॉडी के साथ क्या हो रहा है, लॉक हो रहा है। और ये जो हिस्सा लॉक हो रहा है, इस हिस्से को क्या बोला जाता है, एक्सोनल हिल लॉक। ध्यान देना, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉक हो रहा है, और इस लॉक हिस्से को क्या बोला जाता है, एक्सोन हिल लॉक। एक्सोन हिल लॉक क्या होती है, एक्सोन हिल लॉक स्ट्रक्चर होती है, कहां पर प्रेजेंट होती है, जहां पर एक्सोन और सेल बॉडी आपस के अंदर क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सोन हिल। नेक्स्ट टाइम ध्यान देना, एक निश्चल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई, तो आपकी सेल बॉडी और डेंड्राइट्स दोनों के पास प्रेजेंट है, जो क्या करती है, प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है। बट आपके इस एक्सोन के पास निश्चल ग्रेन्यूल्स क्या होता है, एब्सेंट होता है। मतलब एक्सोन के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, बट एक्सोन को भी काम करने के लिए प्रोटीन चाहिए, तो वो कहां से मिलेगी, वो मिलेगी आपके सेल बॉडी से। क्या मिलती है यहाँ पे, प्रोटीन मिलती है। सेल बॉडी से क्या मिलेगी आपको, प्रोटीन यहाँ पे मिल रही है, किसको, एक्सोन। क्योंकि यहाँ पे न्यूरोफिलिस क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और न्यूरोफिलिस क्या करता है, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करता है। बट यहाँ पे प्रोटीन बनती नहीं है, क्यों नहीं बनती, यहाँ पे क्या एब्सेंट है, निश्चल ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो रेडीमेड प्रोटीन आपके एक्सोन को मिलती है, उसको क्या बोला जाता है, एक्सोनल फ्लो। उसको क्या बोलते हैं, जो क्या मिल रहा है यहाँ पे, रेडीमेड प्रोटीन मिल रही है सेल बॉडीज किसको, एक्सोन, उसको क्या बोला जाता है, एक्सोनल फ्लो को बोला जाता है। दैट क्लियर। चलिए आगे की तरफ, इसी कड़ी के अंदर आगे अपन बात करें, एक्सोलीमा लेयर जो अपन ने बनाई, इस एक्सोलीमा लेयर के ऊपर क्या होते हैं, फोस्फोलिपिड्स के क्या होते हैं, बंडल प्रेजेंट होते हैं। एक्सोलीमा लेयर के ऊपर क्या होते हैं, फोस्फोलिपिड्स के बंडल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इन फोस्फोलिपिड्स के बंडल को क्या बोला जाता है, इन फोस्फोलिपिड्स के बंडल को बोला जाता है माइलिन शीथ। सभी को समझ में आ गया होगा।
ये वर्ड सभी ने सुना होगा, माइलिन शीथ। अरे सभी ने सुना है कि नहीं सुना? अरे हाँ या ना तो बोल सकते हो। माइलिन शीथ फॉस्फोलिपिड्स के बंडल होते हैं जो कहां पर प्रेजेंट होते हैं? इस एक्सोलीमा लेयर के ऊपर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अब ध्यान देना, ये माइलिन शीथ सर, ये माइलिन शीथ क्या काम करती है? तो ध्यान देना, फास्टर कंडक्शन ऑफ इंपल्स। क्या करवाती है? इंपल्स का फास्टर कंडक्शन करवाने के लिए जिम्मेदार होती है। और एग्जाम के अंदर बहुत सी बार क्वेश्चन आया है, माइलेंस का फंक्शन क्या होता है? इंपल्स का फास्टर कंडक्शन करवाती है। एक तो मान लीजिए मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा हूं और माइलेंस उस चीज क्या करती है? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ा रही है। कोई भी इंपल्स यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे टच किया, इन्फॉर्मेशन मेरे ब्रेन तक जाएगी। रिसीव कौन करेगा? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स कहेंगे सेल बॉडी। सेल बॉडी एकदम मान लीजिए धीरे धीरे कहा जा रही है, आगे की तरफ जा रही है, बट माइलेंस क्या कराती है? इसको फास्टली क्या करती है? इसका ट्रांसफर। सेकंड का, ये माइलिन शीथ आपके एक्सोन वाले पार्ट को क्या करती है? व्हाइट कलर देने के लिए क्या होती है? रेस्पॉन्स होती है। मतलब बोल सकते हैं कि एक्सोन का कलर कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। वैसे सेल बॉडी का कलर कैसा? ग्रे कलर। किसकी वजह से? सर निस्टल ग्रेन्यूल्स की वजह से ग्रे कलर होता है। डेंड्राइट का कलर कैसा? सर ग्रे कलर। किसकी वजह से? निस्टल ग्रेन्यूल्स की वजह से। वैसे आपके एक्सोन का कलर कैसा? सर व्हाइट। यहाँ पे निस्टल ग्रेन्यूल तो एब्सेंट है, ग्रे कलर तो होएगा नहीं, तो यहाँ पे कलर कैसा था? व्हाइट। व्हाइट कलर कौन प्रोवाइड करवाता है एक्सोन को? माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या होती है? फॉस्फोलिपिड्स के बंडल होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं? इस एक्सोलीमा लेयर के ऊपर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। दैट क्लियर? कोई डाउट आपको? यहाँ नेक्स्ट बात आती है, इस माइलिन शीथ के बीच में जो गैप बना हुआ है, इस गैप को बोला जाता है नॉट्स ऑफ, क्या बोलते हैं? नॉट्स ऑफ रनवेयर। और ये नॉट्स ऑफ रनवेयर भी क्या काम करता है? फास्टर कंडक्शन करवाता है किसी इंपल्स का, किसी इंफॉर्मेशन। देख सकते हो कि नॉट्स ऑफ रनवेयर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? इंपल्स का फास्टर कंडक्शन करवाने के लिए क्या होता है? होता है। और ये जो माइलिन शीथ होती है, ये बाद में एक लेयर के द्वारा कवर होती है, और लेयर को बोला जाता है क्या? न्यूरोलीमा लेयर। क्या बोलते हैं इस लेयर को? न्यूरोलीमा लेयर। मतलब फॉस्फोलिपिड के बंडल जो माइलिन शीथ है, ये भी एक लेयर के द्वारा कवर होती है, और इस लेयर को क्या बोला जाता है? इस लेयर को बोला जाता है न्यूरोलीमा लेयर। इज दैट क्लियर? यहां तक आपको कोई भी डाउट है वो नहीं होना चाहिए। बाकी भी थ्योरी वाला पोर्शन आपको वन बाय वन में आपको लिखाऊंगा, आप ये अच्छी तरीके से नोट होगा। अभी सिर्फ स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन को समझने की कोशिश। नेक्स्ट बात करें, अभी एक्सोन की स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है। एक्सोन का जो लास्ट पार्ट होता है, ये अलग अलग ब्रांचेज के अंदर जाके क्या होता है? डिवाइड होता है। एक्सोन का टर्मिनल पार्ट लास्ट में जाके अलग अलग ब्रांचेज के अंदर क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। और इन ध्यान देना, ये जो टर्मिनल ब्रांचेज है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है टीलेडेंड्रिया। क्या नाम होता है? टीलेडेंड्रिया। एक्सोन का लास्ट पार्ट मल्टीपल ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होता है, और इन डिवाइडेड ब्रांचेस को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है टीलेडेंड्रिया। टीलेडेंड्रिया का जो लास्ट पार्ट होता है वो क्या होता है? डायलेटेड होता है। टीलेडेंड्रिया का जो लास्ट पार्ट होता है वो क्या होता है? डायलेटेड होता है, और दैट इज कॉल्ड साइनेप्टिक नोब। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं साइनेप्टिक नोब, क्या बोल सकते हैं? साइनेप्टिक वेसिकल। ध्यान देना भैया, एक्सोन का टर्मिनल पार्ट होता है, अलग अलग ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होता है, उसको क्या बोलते हैं? टीलेडेंड्रिया। और टीलेडेंड्रिया जो लास्ट पार्ट होता है वो डायलेटेड होता है, और डायलेटेड पार्ट को क्या बोला जाता है? साइनेप्टिक नोब या साइनेप्टिक वेसिकल। और इन साइनेप्टिक नोब या साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या होते हैं? ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करते हैं। और इसके अलावा अपनी बॉडी के अंदर और भी बहुत सारे फंक्शन करते हैं। जब भी अपन न्यूरोट्रांसमीटर पर बात करेंगे तब डिटेल स्टडी अपन इस बारे में करने वाले। अभी ये बेसिक स्ट्रक्चर न्यूरॉन सर फंक्शन कैसे करता है, ध्यान देना। कभी भी दो न्यूरॉन आपस के अंदर फिजिकल कनेक्शन नहीं रखते। ये लाइन आप लोग लिख सकते हो कि कभी भी दो न्यूरॉन आपस के अंदर टच नहीं होते, आपस के अंदर फिजिकल कनेक्शन नहीं रखते। इनके अंदर क्या होता है? गैप प्रेजेंट। उस गैप को क्या बोला जाता है? सिनेप्स। आगे बात करेंगे साइनेप्स के बारे में। अभी यहां पे समझना कि किस तरीके से ये न्यूरॉन काम करता है। ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए मैंने मेरे हाथ के ऊपर क्या किया? टच किया। तो आपको पता लगा कि आपको किसी ने टच किया। मान लीजिए कोई आपको टच कर रहा है, तो आपको पता लग रहा है कि हाँ सर लग रहा है, फटाफट लग रहा है। जैसे टच कर रहा पता लग रहा है सर लग रहा है। सर कैसे लगता है? जैसे किसी ने आपको टच किया, ये डेंडर्स वाला पार्ट
क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। इंफॉर्मेशन रिसीवर किसको देगा, सेल बॉडी को देता है। किसको देता है, इस सेल बॉडी को देता है। और ये सेल बॉडी क्या करती है, इस इंफॉर्मेशन को आगे की तरफ ट्रांसफर करती है। क्या करती है, आगे की तरफ मतलब एक्सोन के पास करती है, ट्रांसफर करती है। और यहाँ पे माइलन स्थित होती है, यहाँ पे नॉर्थ वर्नियर पड़े, और क्या इस इंफॉर्मेशन को फास्टली कहां पे भेज देते हैं, इस साइलेंट डोप के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर जो प्रेजेंट होते हैं, इन न्यूरोट्रांसमीटर के पास वो क्या आती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो क्लियर। मतलब इंफॉर्मेशन स्टोर कहां पे आगे होगी, इन न्यूरोट्रांसमीटर के पास आके स्टोर हो गई। और इंफॉर्मेशन क्या होती है, वापस से क्या होती है, इस गैप के अंदर यहां पे रिलीज हो जाती है। इंफॉर्मेशन इस गैप के अंदर आके रिलीज हो जाती है, और इस गैप को क्या बोला जाता है, इस गैप को बोलते हैं साइनेप्स। आगे बात करेंगे, यहां पे इसको आगे मत लिखना, साइनेप्स के बारे में आपको डिटेल स्टडी कराऊंगा आपको कि साइनेप्स क्या होता है, किस तरीके से करते हैं। इसके बाद वापस से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है, और वापस इंफॉर्मेशन रिलीज हुई है इस साइनेप्स वाले गैप के अंदर, तो दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स वापस से उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेता है। इसी तरीके से वन बाय वन धीरे धीरे आगे करके ये इंफॉर्मेशन कहां पहुंच जाती है, अपने ब्रेन तक। और जैसे टच किया, मतलब कुछ सेकंड भी आपको नहीं लगते, अभी इंफॉर्मेशन कहां तक पहुंच जाती है, ब्रेन तक पहुंच जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि नर्वस सिस्टम अपनी बॉडी के अंदर सबसे फास्टर क्या करवाता है, कंडक्शन करवाने के लिए क्या होता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया कि न्यूरॉन की स्ट्रक्चर होती है, तीन पार्ट होते हैं, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सोन, तीन पार्ट इसके होते हैं। अब इसे कंप्लीट थ्योरी अपन लिख लेते हैं, जो चीज अपन ने देखी है सिर्फ उसके बारे में अपन लिखने वाला हूं यहाँ पे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले अपन ने बात की सेल बॉडी के बारे में। सेल बॉडी के बारे में लिख सकते हो, इस इट कंटेन क्या क्या कंटेन करती है, मैंने आपको बताया था कि सेल बॉडी के पास क्या प्रेजेंट होता है, कि सर सेल बॉडी के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेकंड अपन बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, आपके सेल बॉडी के पास प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सेल बॉडी के पास माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपन बात करें, सेल बॉडी के पास एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड को क्या बोला जाता है, न्यूरोप्लाज्म। और न्यूरोप्लाज्म क्या लिख सकते हैं, साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन। क्या होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन होता है। मैंने बताया कि सेल के अंदर फ्लूइड होता है, उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। न्यूरॉन भी एक सेल है, और इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, उसको क्या बोला जाता है, न्यूरोप्लाज्म में वो बोला जाता है। इसके साथ मैंने क्या लिखा कि जो न्यूरॉन होता है इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, निसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, निसल ग्रेन्यूल्स भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और निसल ग्रेन्यूल्स के बारे में आप लोग लिख सकते हो कि इट कंटेन राइबोसोम, so it responsible for protein synthesis, so it responsible for protein synthesis। जो आपका निसल ग्रेन्यूल्स है इसके पास क्या होता है, राइबोसोम होता है, इसलिए क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्स होता है। इसके बारे में एक चीज और लिख सकते हो निसल ग्रेन्यूल्स के अंदर कि इट प्रोवाइड ग्रे कलर टू सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या कराता है, ग्रे कलर प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है कौन, निसल। ये आपको याद करना कि सेल बॉडी का कलर कैसा होता है, क्यों आगे अपन सेरिब्रम, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा आगे अपन बात करेंगे, ये सभी पार्ट न्यूरॉन से मिलकर बनते। तो आगे बात आएगी कि जहां पे सेल बॉडी प्रेजेंट उसका कलर ग्रे होगा, और जिस पार्ट पर एक्सोन प्रेजेंट है उसका कलर कैसा होगा, व्हाइट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं निसल ग्रेन्यूल्स के अलावा मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको, न्यूरोफिब्रिल्स। क्या बताया था मैंने आपको, न्यूरोफिब्रिल्स मैंने आपको बताया था। और न्यूरोफिब्रिल्स क्या होती है, इट इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर responsible for ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन। जो आपके न्यूरोफिल्स एक स्ट्रक्चर होती है, ये क्या होती है, एक थ्रेड लाइक बोल सकता हूं, धागे नुमा संरचना होती है, वो क्या करती है, प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है। तो ये भी कहां प्रेजेंट होती है, सेल बॉडी के पास पर। इज दैट क्लियर। सेंट्रोसोम जो एब्सेंट होता है सेल बॉडी के अंदर, इसलिए ये रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड वन, वो कौन सा था अपना, डेंड्राइट्स। सेकंड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन वो कौन सा था, अपन ने कौन सा देखा था, डेंड्राइट्स के बारे में अपन ने बात की थी। लिख सकते हो डेंड्राइट्स के बारे में, इट इज ए ब्रांच पार्ट ऑफ न्यूरॉन, इट इज ए ब्रांच्ड पार्ट ऑफ न्यूरॉन।
इट इज ए ब्रांच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। और यहां पर आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम्स ये चीज पूछ, ब्रांच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन वो कौन सा होता है आपका, वो डेंड्राइट्स होता है। यहां पे एग्जामिनर यहां पे क्वेश्चन पूछ सकता है, द ब्रांच पार्ट होता है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, ब्रांच प्रोसेस भी अपन इसको बोल सकते हैं। और ये भी एग्जाम के अंदर बहुत सी बार पूछा जा चुका है कि जो ब्रांच प्रोसेस होता है न्यूरॉन के अंदर वो कौन सा होता है, तो वो होता है आपका डेंड्राइट्स। इसके बाद अपने नेक्स्ट बात की थी कि जो आपको डेंड्राइट्स वाला जो पार्ट होता है इसके पास एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, और इस एंजाइम को क्या बोला जाता है, कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। तो लिख सकते हो इट has choline esterase enzyme, it has choline esterase enzyme, choline esterase enzyme। तो ध्यान दीजिएगा कि जो आपका डेंड्राइट्स होता है इसके पास एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को क्या बोला जाता है, कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम बोला जाता है। दैट मेटाबोलाइज, इसके आगे लिख सकते हो दैट मेटाबोलाइज एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। आगे बात करेंगे इस कंप्लीट के बारे में कि सर मेटाबॉलिज्म का तो आपने बताया नहीं, आगे अपन बात करेंगे कि किस तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, रिलीज होते हैं, किस तरीके से डेटा उनको रिसीव करता है, किस तरीके से आगे की तरफ ट्रांसफर होते हैं। अभी ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन जो रिलीज होती है ये न्यूरोट्रांसमीटर के साथ क्या होती है, रिलीज होती है। और जो डेंड्राइट्स है जो ब्रांच पार्ट है, ये डेंड्राइट्स का जो ब्रांच पार्ट होता है ये इंफॉर्मेशन को उस न्यूरोट्रांसमीटर के साथ ही क्या करता है, रिसीव करता है, और इंफॉर्मेशन को आगे की तरफ क्या कर देता है, उसको ट्रांसफर कर देता है। तो अभी ध्यान रखना कि जो आपका डेंड्राइट्स होता है इसके पास एक एंजाइम होता है कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम, जो क्या काम करता है, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर को मेटाबॉलिज्म करने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, इट आल्सो कंटेन, ध्यान देना कि जो आपका डेंड्राइट्स है इट आल्सो कंटेन nisal granules and न्यूरोफिब्रिल्स। जैसे अपन ने बात की थी कि सेल बॉडी के पास क्या प्रेजेंट होता है, निसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है। अपन ने बात की थी कि सेल बॉडी के पास निसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है और न्यूरोफिब्रिल्स प्रेजेंट होता है। निसल ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और न्यूरोफिब्रिल्स क्या करता है, प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर निसल ग्रेन्यूल्स और न्यूरोफिब्रिल्स आपके डेंड्राइट्स के पास भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मतलब अपने डेंड्राइट्स के अंदर भी क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और क्या होता है, प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन भी क्या होता है। नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं कि डेंड्राइट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द सेल बॉडी। लिख सकते हैं रेस्पॉन्सिबल टू द, क्या लिख सकते हैं, डेंड्राइट्स ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द सेल बॉडी। डेंड्राइट्स क्या करती है, इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी की तरफ क्या करती है, ट्रांसफर करने के लिए जिम्मेदार होती है। ये था अपना सेकंड पार्ट ऑफ द, यहां तक आपको कोई भी डाउट है? नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड वन, और वो कौन सा आपका पार्ट, एक्सॉन। और एक्सॉन की स्ट्रक्चर अपन ने देखी थी। तो सबसे पहले तो अपन ने क्या देखा था कि एक्सॉन भी क्या करता है, इसके पास भी फ्लूइड होता है, ये भी साइटोप्लाज्म कंटेन करता है, उसको अपन ने क्या बोला था, एक्सोप्लाज्म बोला था। लिख सकते हो यहां पे इट आल्सो कंटेन साइटोप्लाज्म, लिख सकते हो इट कंटेन साइटोप्लाज्म कॉल्ड एक्सोप्लाज्म। तो अपन ने क्या बोला, एक्सोप्लाज्म। नेक्स्ट अपन ने स्ट्रक्चर जब देखी थी तो स्ट्रक्चर के अंदर अपन ने देखा था कि एक्सोप्लाज्म जो फ्लूइड होता है ये एक लेयर के द्वारा कवर होता है, उसको अपन ने क्या बोला, एक्सोलिमा। लिख सकते हो सेकंड लाइन, एक्सोप्लाज्म आर कवर्ड बाय ए लेयर, एक्सोप्लाज्म आर कवर्ड बाय ए लेयर कॉल्ड एक्सोलिमा। एक्सोप्लाज्म एक लेयर के द्वारा कवर होता है, और उस लेयर को क्या बोला जाता है, उस लेयर को बोला जाता है भैया, क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पे, एक्सोलिमा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि जो एक्सोलिमा लेयर होती है, और बात करते हैं जो एक्सोन होता है वो सेल बॉडी के साथ क्या होता है, लॉक होता है। लिख सकते हैं यहाँ पे द इनिशियल पार्ट ऑफ एक्सोन is connected with सेल बॉडी। सेल बॉडी के साथ क्या होता है,
कनेक्ट होता है कॉल्ड, उसको अपन ने क्या बोला, एक्सॉन हिल्लोक। क्या बोला अपन ने, एक्सॉन हिल्लोक। इज दैट क्लियर? मैंने क्या बोला, एक्सॉन हिल्लोक। तभी स्ट्रक्चर की अपन बात करते, मैंने बताया था कि एक्सॉन का जो स्टार्टिंग पार्ट होता है वो क्या होता है, सेल बॉडी के साथ आपस में कनेक्ट होता है। उस कनेक्टेड पार्ट को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एक्सॉन हिल्लोक। तो यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फ्लूइड था, उसको एक्सोप्लाज्म बोला, एक लेयर के द्वारा कवर होता है, उसको अपने एक्सोलीमा बोला। इनिशियल पार्ट, स्टार्टिंग पार्ट क्या होता है, कनेक्टेड, उसको अपन ने क्या बोला, एक्सोन हिल्लोक है, वो अपन ने बोला। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। जो आपके एक्सोलीमा लेयर होती है, इसके ऊपर कुछ फोस्फोलिपिड्स के बंडल पड़ जाए, उसको अपन ने क्या बोला था, माइलिन शीथ बोला था। इससे पहले ध्यान देना, जो आपका निसल ग्रेन्युल्स स्ट्रक्चर जो होती है वो एक्सोन के पास क्या होती है, एब्सेंट होती है। मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस कहां पर नहीं होगा, आपके एक्सोन के अंदर नहीं होता। यहां पे लिख सकते हो, द निसल ग्रेन्युल्स आर द निसल ग्रेन्युल्स आर एब्सेंट इन एक्सोन। So ready-made protein are provided by the cell body is called, तो अपन क्या बोलते हैं, एक्सोनल फ्लो। मैंने बताया कि जो निसल ग्रेन्युल्स होता है वो क्या करता है, यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। क्यों, अरे ऑब्वियसली बात है, वर्क करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। अरे बॉडी को वर्क करने की जरूरत होगी, प्रोटीन की जरूरत होगी, तो न्यूरॉन को भी वर्क करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। बट यहाँ पे निसल ग्रेन्युल्स क्या होता है, एब्सेंट होता है। अगर निसल ग्रेन्युल्स अगर एब्सेंट होगा तो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, तो क्या होगी, सेल बॉडी से रेडीमेड प्रोटीन आपको मिलने वाली है। और रेडीमेड प्रोटीन जो सेल बॉडी से एक्सोन को मिल रही है, इसको अपन ने क्या बोल रहे हैं, एक्सोनल फ्लो है, वो अपन बोल रहे हैं। दैट क्लियर? और निसल के लिए दूसरा काम क्या कर रहा था, ग्रे कलर प्रोवाइड करवा रहा था, किसको, सेल बॉडी को। अरे न्यूरॉन की सेल बॉडी और डेंड्रो कलर कैसा देता, ग्रे कलर दे रहा था। बट यहाँ पे निसल ग्रेन्युल्स क्या है, एब्सेंट है। मतलब आपके एक्सोनल कलर ग्रे कभी भी नहीं होने वाला। दैट क्लियर? नेक्स्ट लाइन लिख लीजिएगा, phospholipids bundle are phospholipid bundle are present on exolemma layer is called myelin sheath। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ध्यान देना भैया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी, माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ बनाता कौन है, ये अपन आगे बात करेंगे। अभी आपको इतना समझना है कि एक्सोलीमा लेयर जो होती है उसके ऊपर फोस्फोलिपिड्स के बंडल प्रेजेंट होते हैं, और फोस्फोलिपिड्स के बंडल को क्या बोला जाता है, माइलिन शीथ है, वो बोला जाता है। और नेक्स्ट लिख लेना, माइलिन शीथ रेस्पॉन्सिबल फॉर provide white color to axon। जो माइलिन शीथ होती है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ये सर एक्सोन को व्हाइट कलर प्रोवाइड करने के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है। सेकंड फंक्शन, माइलिन शीथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फास्टर कंडक्शन ऑफ इंपल्स। क्या करवा रही है, फास्टर कंडक्शन करवा रही है, किसका, इंपल्स का, बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन का। अरे मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन रिसीव किसने की, डेंड्राइट्स ने। डेंड्राइट किसको दिया, सेल बॉडी को। सेल बॉडी किसको देगा, एक्सोन को। और एक्सोन के पास क्या होती है, माइलिन शीथ होती है, वो क्या करेगी, इंफॉर्मेशन का फास्टर कंडक्शन करवाती है। तो मान लीजिए आपको अपने घर से आपके गांव में जाना है, तो आप पैदल भी जा रहे हो। एक मान लीजिए आपको कोई बाइक मिल गई, तो मतलब पैदल जा रहे हो, उससे पहले पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे बाइक के द्वारा, ऑब्वियसली बात पहुंचे। वैसे अगर एक्सोन के पास अगर माइलिन शीथ है, वो क्या होगा, वो इंपल्स और इंफॉर्मेशन क्या होगा, फास्टर कंडक्शन होता है। इसी टाइप से आपके न्यूरॉन के यहाँ पे भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, एक होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन और एक होता है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है वहां पे इंफॉर्मेशन का फास्टर कंडक्शन होता है, और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है वहां पे क्या होता है, इंपल्स का स्लो कंडक्शन होता है। तो इसी टाइप से न्यूरॉन अगर माइलिन शीथ के आधार पर अगर अपन डिवाइड करें तो न्यूरॉन दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे, एक माइलिनेटेड न्यूरॉन, एक नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। डिफरेंस सिर्फ इतना सा होगा कि माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर क्या होता है, फास्टर कंडक्शन होगा इंफॉर्मेशन का, और जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है उसके अंदर क्या होगा, स्लो कंडक्शन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइलिन से यहाँ पे दो काम है, एक व्हाइट कलर दे रही है एक्सोन को, और दूसरा फास्टर कंडक्शन करवाने के लिए क्या होती है, रेस्पॉन्स। नेक्स्ट लाइन लिख सकते हो, द गैप बिटवीन माइलिन शीथ। नेक्स्ट लाइन लिख सकते हो,
द गैप बिटवीन myelin sheath is called knots of Ranvier. knots of Ranvier. जो माइलन शीथ के बीच में गैप है, उस गैप को क्या बोला जाता है? नोट्स ऑफ रनियर बोलता है। और एग्जाम के अंदर बहुत सी बार क्वेश्चन बात हो जाती है, जो फोस्फोलिपिड्स के बंडल उसके बीच में गैप, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है नोट्स ऑफ रनियर। और लिख सकते हैं इसके आगे, रेस्पॉन्सिबल फॉर फास्टर कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। ये भी क्या करवाता है? फास्टर कंडक्शन करवाने के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर फास्टर कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, फास्टर कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। ये आपका जो नोट्स ऑफ रनियर है, ये भी क्या कराता है? इम्पल्स का फास्टर कंडक्शन करवाने के लिए क्या होता है भैया? जिम्मेदार होता है। दैट क्लियर? इसके अंदर आपको कोई भी डाउट है वो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द टर्मिनल पार्ट। धीरे धीरे एक्सोन के स्ट्रक्चर बारे में अपन बात कर रहे हैं, अब टर्मिनल पार्ट तक अपन पहुंच गए। इससे पहले एक चीज और लिख लेना, द माइलिन शीथ आर कवर्ड बाय ए लेयर। एक लाइन लिख लेना, माइलिन शीथ आर कवर्ड बाय ए लेयर। माइलिन शीथ एक लेयर के द्वारा क्या होती है? कवर होती है। उस लेयर को क्या बोला जाता है? लेयर इज कॉल्ड न्यूरोलीमा। माइलिन शीथ भी एक लेयर के द्वारा क्या होती है? कवर्ड होती है। उस लेयर को क्या बोला जाता है? उस लेयर को बोला जाता है न्यूरोलीमा लेयर। दैट क्लियर? नेक्स्ट लाइन और बात करते हैं, द टर्मिनल पार्ट ऑफ axon is divided in many branches is called, उन ब्रांचेस को क्या बोला जाता है? टिलेडेंड्रिया। अरे क्या बोल रहा हूं यहां पर? टिलेडेंड्रिया। जो आपका एक्सोन है, उस एक्सोन का जो टर्मिनल पार्ट है, ये भी क्या होता है? अलग अलग ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होता है, और उसको क्या बोला जाता है? टिलेडेंड्रिया। और नेक्स्ट लाइन लिख लीजिएगा, द लास्ट पार्ट ऑफ टिलेडेंड्रिया। यहां पे लिख सकते हो, द लास्ट पार्ट ऑफ टिलेडेंड्रिया इज डायलेटेड। और क्या होता है? डायलेटेड, कॉल्ड, तो क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक नोब। क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक नोब या साइनेप्टिक वेसिकल। क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, टिलेडेंड्रिया जो लास्ट पार्ट होता है वो डायलेटेड होता है। उस डायलेटेड पार्ट को क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक नोब या साइनेप्टिक वेसिकल। और ध्यान देना, इट कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या कंटेन करता है? न्यूरोट्रांसमीटर। कौन? इट कंटेन, साइनेप्टिक नोब, इट कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर के लिए। समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। ये था अपना कंप्लीटली किसके बारे में? न्यूरॉन सेल के। इसके अंदर आपको कोई भी डाउट है, कंप्लीट थ्योरी वाले पोर्शन के साथ साथ ही अपने इस चीज को समझ में आया होगा। वापस से उस आपको स्ट्रक्चर के ऊपर लेके चलता हूं। ये कंप्लीट थ्योरी आपको नोट डाउन करनी है, और आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से एक बार चीज वापस से रिपीट कर देता हूं। मैंने बताया कि न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, और कौन सा? एक्सोन। डेंड्राइट्स ब्रांच पार्ट होता है, इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और किसको ट्रांसफर करता है? सेल बॉडी को देता है। इसके बाद एक एंजाइम होता है, जो कोलिन एस्टरेज एंजाइम, जो क्या करता है? एस्ट्रल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर का मेटाबॉलिज्म करने के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। इंफॉर्मेशन किसके पास आई? सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी के पास अलग अलग क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट है, उस फ्लूइड को मैंने क्या बोला? न्यूरोप्लाज्म। यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। दोनों के अंदर सेम चीज क्या है? निसल ग्रेन्यूल्स। निसल ग्रेन्यूल्स क्या होती है? आरबीसी क्या हो रहा है? निसल ग्रेन्यूल्स क्या करती है? राइबोसोम कंटेन करती है, और राइबोसोम क्या काम करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ये निसल ग्रेन्यूल्स सेल बॉडी के पास प्रेजेंट है और डेंड्राइट से पार्ट से प्रेजेंट है। मतलब दोनों कलर कैसा होगा? ग्रे कलर होगा। और क्या करते हैं निसल ग्रेन्यूल्स? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और ग्रे कलर देता है। इन दोनों के पास एक स्ट्रक्चर होता है, कौन सी? न्यूरोफिलिस। क्या करेगी? प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए क्या होती है? जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट अपन ने बात की कि यहाँ पे एक्सोन के स्ट्रक्चर के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और फ्लूइड को क्या बोलाता है? एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म एक लेयर के द्वारा कवर होता है, उस लेयर को मैंने क्या बोला? एक्सोलीमा। एक्सो बात करते हैं, जो इनिशियल पार्ट होता है एक्सोन का, वो सेल बॉडी के साथ क्या होता है? लॉक होता है, कनेक्ट होता है। इस पार्ट को मैंने क्या बोला? एक्सोन हिल लॉक। नेक्स्ट अपन ने बात की, जो एक्सोलीमा लेयर होती है, इसके ऊपर फोस्फोलिपिड्स के बंडल क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, और इन फोस्फोलिपिड्स के बंडल को मैंने क्या बोला? माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या काम करती है? एक्सोन को व्हाइट कलर देती है, और इंपल्स का फास्टर कंडक्शन करवाने क्या होती है? जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट मैंने बात की कि माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है, उस गैप को मैंने क्या बोला? नोड्स ऑफ
ये माइलिन शीथ एक लेयर के द्वारा कवर होती है, उस लेयर को मैंने क्या बोला, न्यूरोलीमा। दैट क्लियर। एक्सोन जो टर्मिनल पार्ट है ये अलग अलग ब्रांचेज के अंदर डिवाइड होता है, इस ब्रांचेज को मैंने क्या बोला, टीलेट डेंड्रियम। टीलेट डेंड्रियम का लास्ट पार्ट क्या होता है, डायलेट होता है, और डायलेटेड पार्ट को मैंने क्या बोला, साइनेटिक नोब या साइनेटिक वेसिकल। और साइनेटिक नोब या साइनेटिक वेसिकल के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, डॉटेड के अंदर मैंने क्या बनाया, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट। तो ये था कंप्लीटली आपके न्यूरॉन के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जो न्यूरॉन होती है, मेनली अगर इनके माइलिन शीथ के आधार पर अगर डिवाइड करें तो न्यूरॉन दो टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू माइलिन शीथ। अकॉर्डिंग टू माइलिन अगर बात करें तो न्यूरॉन दो टाइप के होते हैं, और न्यूरॉन दो टाइप के कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है वो होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन। कौन सा होता है, माइलिनेटेड न्यूरॉन। और सेकंड अपन बात करें वो कौन सा होता है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। वैसे मैंने बताया कि न्यूरॉन के मेनली फंक्शन क्या होते हैं, दो होते हैं, एक सेंसरी फंक्शन और एक मोटार फंक्शन। बट ध्यान देना न्यूरॉन को अगर अपन डिवाइड करें, वैसे सेंसरी न्यूरॉन होते हैं और मोटार न्यूरॉन होते हैं। बट अगर माइलिन शीथ के आधार पर डिवाइड करें दो टाइप के होते हैं और होते हैं, एक माइलिनेटेड न्यूरॉन और सेकंड कौन सा, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब सर इन दोनों के अंदर आप हमारे को बेसिक सा और इजी सा डिफरेंस बता दीजिए। ये तो माइलिनेटेड तो क्या करवाता है, इंपल्स का फास्टर कंडक्शन करवाता है। क्या कराता है, इंपल्स का फास्टर कंडक्शन करवाता है। और ये आपका नॉन माइलिनेटेड होता है, क्या करता है, इंपल्स का स्लो कंडक्शन करवाने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। क्या होता है, स्लो कंडक्शन करवाने के लिए क्या होता है। तो ये था आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूरॉन। इसके अंदर आपको कोई भी डाउट है वो नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर न्यूरॉन के अंदर आपको कोई भी डाउट अगर रहता है तो मैं आपको सपोर्टिव नंबर देता हूं, इससे अगर व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। अगर इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो सपोर्टिव नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, और कोई भी आपका डाउट होगा वो आपको वहां क्लियर कर दिया। नर्व सेल अपने स्टार्ट किया था, और नर्व सेल मैंने दो बता दिया कि न्यूरॉन होती है और दूसरी कौन सी होती है, न्यूरोगिलियल होती है। तो कंप्लीट अपने न्यूरॉन के बारे में अपन ने देख लिया, इसके अंदर आपको कोई भी डाउट नहीं होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर न्यूरोगिलियल सेल को लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।